यह कहानी है दैत्य दंबिकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंबिकासुर एक ऐसा दानव था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठाकर ले जाता, उनके साथ खेलता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस भी राज्य में जाता त्राही त्राही मचा देता। अन्य सूरवीर योद्धा और राजा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि दैत्य दंबिकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वह पत्थर का हो जाएगा। दंबिकासुर की मौत का रहस्य छुपा था उसकी 7 गुत्थियों में, यानी कि उसके 7 सवालों में। उसके साथ युद्ध करने वाले कोई भी राजा या अन्य सूरवीर को यह रहस्य पता नहीं था, इसलिए जब भी कोई उस पर हमला करता था तो देवताओं के वरदान स्वरूप वह पत्थर का बन जाता था। हर तरफ दंबिकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर के हो जाने के कारण उससे कोई युद्ध भी नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो उसके भी फूटने के दिन आ जाते हैं। हर तरफ मनमानी कर दंबिकासुर ने एक दिन उज्जैन नगरी के तरफ कदम बढ़ाए। उज्जैन नगरी के ऊपर उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराज विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे जबकि वे बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उन्हीं दिनों उज्जैन नगरी में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम महेंद्र था और छोटे बेटे का नाम लखन था। बड़े बेटे का तो साहूकार ने विवाह कर दिया था, लेकिन छोटे बेटे के पहले ही साहूकार चल बसे। पिता के गुजर जाने के बाद सारा व्यापार, सारा काम उन दोनों भाइयों के ऊपर आ चुका था। दोनों भाई दिल लगाकर कारोबार संभालने लगे। जब रात को वह दोनों घर आते तो महेंद्र की पत्नी महेंद्र को दाएं हाथ से पानी का लोटा भरकर देती और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को लोटा देती। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी हर रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम से घर लौटे, अपनी भाभी के दाएं हाथ से पानी पीने के लिए अपने खड़े होने के स्थान को बदल लिया और अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया लखन, और बड़ा भाई महेंद्र उसकी जगह पर खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने आई तो उसने एक हाथ के ऊपर से दूसरा हाथ करके दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ का लोटा अपने देवर लखन को दे दिया। यह देखकर लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर दाएं हाथ का लोटे से पानी पीना चाहा, लेकिन आपने अपना हाथ बदलकर मुझे बाएं हाथ का पानी दिया पीने को। आप मुझे बताएं आपने ऐसा क्यों किया? लखन की बात सुनकर उसकी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ से पानी ही पीना है तो तुम भी अपने लिए सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन को चुभ गई और वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपना पानी का लोटा, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं जब ही वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वह चल पड़ा और उसने मुड़कर नहीं देखा। यह देख उसके बड़े भाई ने उसको बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं रुका और बोला, नहीं भैया अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वह घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने शहर से बहुत दूर कांचीपुरम नगर में पहुंच चुका था। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन धार्मिक विचारों वाला आदमी था। उसके राज्य में चारों ओर अमन और शांति का माहौल था। फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। उसके दुख का कारण था उसकी जवान बेटी चंद्ररतला का स्वास्थ्य। चंद्ररतला दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हर समय अचेत व्यवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे। उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक करने की तो बात दूर, राजकुमारी चंद्रा की बीमारी का पता तक नहीं लगा पाए। राजा को हमेशा यही दुख सताया जाता कि मेरी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्य और हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी रानी चंद्रलता को कुछ आराम नहीं मिला तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रलता का विवाह करूंगा और आधा राज्य भी दे दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी और राज्य का हर एक व्यक्ति
व्यक्ति राजकुमारी की बीमारी और राजा की घोषणा की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने राजा की घोषणा से लेकर राजकुमारी की बीमारी तक उसको सब बता दिया। सारी बात सुन लखन वहाँ कुछ देर खड़ा विचार करता रहा। फिर उसने राजमहल की तरफ कदम बढ़ाए। एक जिंदा सांप राजा की बेटी के पेट में रहता था। उस सांप ने राजकुमारी को बस में कर रखा था। जब रात होती तो वो सांप राजकुमारी के मुख से निकलकर कुछ देर जंगल की ओर चला जाता और सुबह होने से पहले ही वह सांप राजकुमारी के अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डालकर रखा है। अनजाने में वह पूरी तरह से एक नाग के बस में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि राजकुमारी को बीमारी लग गई है, जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि राजकुमारी को ठीक करने के लिए वैद्य और हकीम लगे हुए हैं। लखन कोने में खड़ा होकर सारा मांजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो वहाँ से सारे वैद्य और हकीम धीरे धीरे कर जाने लगे। तब लखन राजा के मंत्री के पास जाता है और कहता है, मंत्री महोदय, सब अपना प्रयास कर चुके हैं, एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री अपने राजा के पास लखन को ले जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के पास रखता है। बेचारा हर तरफ से हारा हुआ राजा एक बार अनमने ढंग से राजा लखन की ओर देखता है और कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। लखन राजा को प्रणाम करता है। बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने का मौका दीजिए, फिर ही मैं किसी नतीजे तक पहुंचूंगा। और एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल अकेले में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, तभी मैं अच्छे से राजकुमारी की बीमारी के बारे में पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास वाली बातों से राजा के मन में हल्की सी एक उम्मीद जागी। उसने रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की लखन को इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया। राजकुमारी से कुछ दूर एकांत में बैठकर देखता रहा। जैसे ही 12 बजने का समय हुआ, अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक सांप निकला और अपने महल के परिसर से होता हुआ वह जंगल की ओर चला गया। यह सब देख लखन दंग रह गया। वह बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर होने को आया तो वह सांप वापस आया। तब राजकुमारी चंद्ररतला के मुंह में से वह सांप पूरा अंदर समा गया। दम साधे लखन सारा मांजरा देखता रहा। लखन को यह समझने में देर न लगी कि राजकुमारी की बीमारी का जड़ यह सांप ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए राजकुमारी के कमरे की ओर आए और बेसब्री से लखन से पूछा, बताओ लखन, तुम अब किस नतीजे पर पहुँचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल चुका है और ईश्वर ने चाहा तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। बस मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार और एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुनकर राजा को बहुत सुकून मिला और उसने मंत्री को आदेश दिया कि जो सामान लखन बोल रहा है वो सभी लाकर दो। राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्रि का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धारदार तलवार लेकर वह राजकुमारी के ऊपर निगाहें गड़ाए रखा था। उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही महल के घड़े में रात्रि के 12 बजे का घंटा बजता है, वैसे ही फुफकाता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकलता है। लखन सांप के इंतजार में बैठा था। उसने अपनी धारदार तलवार से जैसे ही सांप पर तेजी से वार किया, वह 2 टुकड़ों में सांप जमीन पर गिर पड़ा। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही मृत सांप को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया और वह वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का भी समय हो चुका था। राजमहल में आकर जब लखन ने राजकुमारी चंद्ररतला
चंद्ररतला को जगाया तो हमेशा अचेत रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि उसके अंदर से अब वह सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो गया था। जब लखन ने राजकुमारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा और मंत्री भागे भागे बेसब्री से राजकुमारी के कक्ष में आए। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते हुए पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने आंखों में अश्रु लिए अपनी प्यारी बेटी को गले से लगाया। भरे हृदय से हाथ जोड़कर राजा ने लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजा ने राजकुमारी चंद्ररतला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को आधा राजपाट देना चाहा तो लखन ने बिलराज लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्ररतला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब लखन राजकुमारी चंद्ररतला को लेकर अपने नगर उज्जैन पहुंचा तो उसकी भाभी समेत उसके पूरे नगर वासियों ने उसका स्वागत किया। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी है।